भोपाल शहर एक प्राचीन तालाब के किनारे स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं पर बसा है। यह तालाब इतना विस्तृत है कि गौड़ कहावतें इसे तालों में ताल मानते थे और इसे बड़ा तालाब के नाम से पुकारते थे। यह तालाब कोलांस नदी तथा अनेकों स्प्रिंग्स या एक्विफर्स के प्रवाह को रोक के बनाया गया था। इस तालाब का जल स्तर 11वीं सेंचुरी सीई में राजा भोज द्वारा एक पाल अथवा एम्बैंकमेंट या बांध को उठाकर किया गया था। राजा भोज 11वीं सेंचुरी के एक महान सम्राट थे जो ज्ञानी थे और उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जैसे कि सम्रांगण सूत्रधार, जो प्राचीन वास्तुशास्त्र का एक नायाब स्रोत है। उन्होंने एक मंदिर प्रणाली का भी आविष्कार किया जिसे भूमिज पद्धति के नाम से जाना जाता है। वे एक सांस्कृतिक योद्धा थे जिन्होंने अन्य विषयों के अलावा नाट्यशास्त्र पर भी ग्रंथ लिखे। भोपाल के बड़े तालाब के पाल का निर्माण का श्रेय उन्हीं को जाता है। यह पाल, जो कि बड़े बड़े पत्थरों द्वारा निर्मित एक 300 फीट चौड़ी और ऊंची दीवार के निर्माण से किया गया था, प्राचीन होने के बावजूद हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें स्पिलवे जैसे तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर पूजा सक्सेना एक वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस बांध को विस्तार में डॉक्यूमेंट किया है और उसके तमाम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पर नजर डाली है। उन्होंने अपने शोध में पाया कि यहाँ से होकर बड़े तालाब का पानी छोटे तालाब में जाता है, जो आगे जाकर पात्रा नाला बनता है और हलाली नदी बनकर विदिशा जाकर बेतवा में मिल जाता है। यह नदी प्राचीन में बेस नदी कहलाती थी, जिसके बारे में हमने पहले बेसनगर या प्राचीन विदिशा के संबंध में आपसे बातचीत की है। नमस्कार, वेलकम टू द बीरा दास शो, where I take you through the fascinating cultures of cities, towns and art objects. बेतवा नदी, जो कि प्राचीन में वेत्रवती कहलाती थी, वो बड़े तालाब के दूसरे छोर से निकलती है और यहाँ घोड़ा पछाड़ कहलाती है। कई छोटे बड़े स्ट्रीम्स को अपने में समेटते हुए यह विदिशा में पहुंचकर बेस से मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कि बड़ी झील के पेंडेंट से माला की तरह ये दोनों नदियां दो तरफ से निकलकर धरती के गले में हार की तरह गोल घूमकर विदिशा में मिलती हैं। इन नदियों से घिरा यह टापू पुरातात्विक एवं संस्कृति का केंद्र रहा है, जिस तक पहुंचने के लिए इन नदियों को पार करना पड़ता था। इस घेरे के अंदर प्राचीन समय में ही धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गई थी, जैसे कि पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाने के लिए यहाँ से होकर जाना अनिवार्य रहा होगा तथा पड़ाव का उचित स्थान भी रहा होगा। श्रीलंका से प्राप्त बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बौद्ध भिक्षु जब प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से श्रवस्ती, जो आज का इलाहाबाद है, वहां जाते थे, तब यही रास्ता अपनाते थे और तब शायद ये नदी भोपाल में पार करते रहे होंगे। यह टापू नुमा क्षेत्र अपने आप में बहुत सारे पहाड़ों और वाटर सिस्टम का महत्वपूर्ण नेटवर्क है, जो आगे जाकर जमुना गंगा नदियों को सिंचित करता है और उसके वाटर शेड का एक अहम हिस्सा है।
भोपाल के तालाबों का संरक्षण न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए परंतु पूरी उत्तर भारत जल प्रणाली के सस्टेनेंस या नॉर्थ इंडियन रिवराइन सिस्टम को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यह रिवराइन सिस्टम व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा होगा, यह एक निश्चित बात है। मालवा पठार पर बसा भोपाल शहर विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर पर स्थित है। नीची पहाड़ियों से घिरा यह शहर यमुना गंगा नदी प्रणाली का एक अहम हिस्सा है और बेतवा का उद्गम क्षेत्र जो नर्मदा नदी प्रणाली के निकट से होकर गुजरता है। इससे व्यापारियों को बंगाल की खाड़ी से अरब सागर सामान ले जाने में जरूर सुविधा रही होगी और खर्च भी कम होता होगा। हालांकि बेतवा के नेविगेबल या नौचालन होने पर अच्छा शोध तो नहीं है, परंतु कई प्राचीन मंदिरों और बसावट बेतवा के किनारे होने से इसकी संभावना बहुत है। आज हम इस तालाब पर नजर डालेंगे जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया और जहां से पूरी परमारों की मंदिर शैली की शुरुआत हुई। एक तरफ पहाड़ियों से घिरा यह जल निकाय जहां शहरीकरण के सौंदर्य में आभूषण का काम करता था, वहीं क्षितिज यानी होराइजन तक फैला इसका विस्तार पशु और पक्षियों की क्रीड़ा का केंद्र बना रहा है। इससे आकर्षित होकर राजगणों ने इस शहर को अपने साम्राज्य में शामिल भी किया। राजा भोज के समय के पाल को और ऊंचा कर तालाब का विस्तार किया और भदभदा डैम का निर्माण भी किया। इस पाल के ऊपर एक महल बनाया जिसे रानी कमलापति महल कहते हैं, जिसके आगे बगीचा है जो कमला पार्क कहलाता है। शहर की तरफ कुछ किले की संरचना की जिसके बैस्टियंस आज भी तालाब के पानी में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ सल्फर स्प्रिंग रहे होंगे, कम से कम जहाँ हमाम स्थित है। हमाम भोपाल के प्रिवेंटिव हेल्थ के प्रयास में एक खास जगह रखता है। यहाँ के स्नान की एक विशेष पद्धति है जिसमें भट्टी से गर्म किए फर्श पर लिटाया जाता है। आज भी यह पद्धति जीवित है, जहाँ यूनानी दवाखाना से तेल से मालिश की जाती है। यूनानी शफाखाना भोपाल में पुरानी पहचान रखता है, जिसे नवाब बेगम ने पर्शिया से वैद्य बुलाकर और पुख्ता कराया था। 1830 में जब नवाब सिकंदर जहां हज पर जा रही थी तो उन्होंने बंबई में पाइप्ड वाटर सप्लाई देखा और तय किया कि वे भोपाल में भी ये सुविधा लाएंगी। डेविड कुक नामक एक अंग्रेज इंजीनियर को बुलाकर उन्होंने बड़े तालाब से फतेहगढ़ किले की तरफ से पानी को लिफ्ट करके गौहर महल तक की पाइपलाइन डलवाई। यह सुविधा एक प्रोग्रेसिव कदम था जो भारत के कुछ शहरों में ही प्राप्त था। बड़े तालाब के स्पिलवे से पानी पात्रा नाला की तरफ बहता था, जिसे 18वीं सेंचुरी में नवाबी दौर में पुल पुख्ता बनाकर छोटे तालाब का निर्माण किया और पुराने शहर को नवनिर्मित जहांगीराबाद से जोड़ा गया। छोटे तालाब से एक एक्वाडक्ट की मदद से जहांगीराबाद के बगीचों तक पानी पहुंचाने का इस्तेमाल भी किया गया था। यहाँ एक रैम्पर्ट बनाया गया जिसके छोर पर एक पुली लगी थी। बैलों की मदद से चमड़े के मशक में पानी भरकर ऊपर चढ़ाया जाता था
जहां से उस ऊंची दीवार पर बनी नालियों के सहारे उसे बगीचे तक पहुंचाया जाता था। यह एक बहुत नया और सफल प्रयोग था, जिसे आज भी देखा जा सकता है। छोटे तालाब के किनारे कुछ पुरानी आमों की बगियां हैं, जिससे जुड़े अखाड़े और छोटे छोटे मंदिर हैं। एक पुरानी पंचक्की भी थी, जो अब नहीं है। 19वीं शताब्दी में नवाब शाहजहां बेगम ने यहाँ से 4 किलोमीटर लंबी वाटर सप्लाई लाइन भी डलवाई थी, जो इस्लाम नगर तक बिछाई गई थी और वहां के बागों को सींचने के काम में लाई जाती थी। पुल पुख्ता की तरफ स्पिलवे था, जहां से पानी झरने की तरह बहकर पात्रा नाला में जाता था। बहुत सुंदर नजारा था, जिसे देखने दूर दूर से लोग जाते थे। परंतु सबसे स्पेक्टेकुलर और यूनिक डेवलपमेंट तो नवाब शाहजहां बेगम ने सन 1870 में करवाया, जब उन्होंने भोपाल शहर में विशाल विस्तार किया और उसे शाहजहानाबाद नाम दिया। यह विस्तार एक पूरे शहर के तौर पर था, जिसकी सीमाओं का अंकन पत्थरों की ऊंची रक्षा दीवार के निर्माण से किया गया था, जिसमें 12 प्रवेश द्वार भी थे। इस नए विस्तार में न्यायालय, कैंटोनमेंट, महल, सराय, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, महिलाओं के लिए बाजार, बाग बगीचे और सबसे महत्वपूर्ण एक रेलवे स्टेशन भी था। शाहजहानाबाद की सारी संरचना के केंद्र में 3 स्तरों पर निर्मित तालाब था, जिसका पानी झरने की तरह सबसे ऊपरी झील से बहता हुआ सबसे निचली झील तक जाता था, जहां से वह पात्रा नाले में मिल जाता था। यह 2 पहाड़ियों के बीच कैसर एम्बैंकमेंट बनाने से संभव हुआ था। बेगम अपनी किताब में लिखती हैं कि झरना देखने बहुत लोग आते थे, अपने साथ खाना लाते थे और पिकनिक मनाते थे। यहाँ पानी ईदगाह की पहाड़ी से आता था, जिसे बेनजीर नामक समर पैलेस से होकर गुजरने का सफल प्रयास किया गया था। यह महल पिलर्ड हॉल से बनाया गया था, जिसके दीवारों में रंगीन कांच लगे थे, जो सूरज की किरण पड़ने पर फर्श पर कई रंगीन चित्र बनाते थे। कास्ट आयरन के पिलर्स और उसके ब्रैकेट्स फिलिग्री के काम की तरह सुंदर नक्काशी से बने हुए हैं, जो विदेश से बनवा के बुलवाए गए थे। दरवाजे अंदर के आंगन में खुलते थे, जहां लाइन से फाउंटेन लगे थे, जिसका पानी नक्काशी किए गए लाल बलुआ पत्थर पर धूप में झिलमिलाता हुआ नीचे हमाम की ओर बहता था। यह हमाम महल के अंदर था और सुंदर नक्काशी से अलंकृत था। यहाँ ताकचा में रखे इत्र की महक लेकर यह पानी मोतिया तालाब में जा मिलता था। मोतिया तालाब ये 3 तालाबों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित तालाब था। मोतिया तालाब में पानी पास में बने राम मंदिर और जैन मंदिर की ओर एक्वाफर से भी आता था। इसकी मछलियां राजकीय फरमान से सुरक्षित थीं और उनको नवाब बेगम सोने की नथ पहनाती थी। एक बार जब सुल्तान जहां बेगम की नशरा सेरेमनी सेलिब्रेशन चल रहा था, तो मोतिया तालाब में तरह तरह की नावें चलाई गईं, जो तमाम चिड़ियों के जैसी बनाई गई थी। यहाँ आतिशबाजी का डिस्प्ले भी किया जाता था, जो नवाब बेगम ताजमहल पैलेस के टेरेस पर बैठकर अपने मेहमानों के साथ देखती थी। ताजमहल मोतिया तालाब का एक हिस्सा घेरता है और इसके 3 पवेलियन और टेरेसेस इस ओर खुलते हैं। यह महल नवाब शाहजहां बेगम के रहने का स्थान था
और भोपाल स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस भी था। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और कई एकड़ में फैला हुआ था। 14-15 कोर्टयार्ड्स के आसपास बना यह महल कई किस्म की कारीगरी का समावेश था। रेलवे स्टेशन, द न्यू सिंबल ऑफ मॉडर्निटी की ओर अपना मुख्य द्वार खोलते हुए इस महल का रास्ता बहुत सुसज्जित दाखिल दरवाजे से होकर गुजरता था। नीले रंग से पेंटेड इसका फसाड पैलेडियन स्टाइल में बना था और इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर का बहुत शानदार नमूना था। अब इसकी पेंटिंग्स नहीं रही। पूरे महल में कॉर्निस पर बेल बूटियां पेंटेड थी। ताजमहल का मुख्य द्वार दाखिल दरवाजे से 500 गज दूरी पर बनाया गया था। यह एक ऊंची सी इमारत थी जिसका पिश्ताक 3 मंजिल ऊंचा था, जिसके ऊपर नक्कार खाने का गलियारा, जिसको राजकीय मुकुट नुमा रेलिंग से पूरा किया गया था। इस इमारत को एक बहुत बड़े गुंबद से ढका गया था, जिसके नीचे 8 घोड़ों की बग्गी मुड़ सकती थी। पूरी इमारत एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना था, जिसमें वेट और काउंटर वेट का बहुत सुंदर उपयोग किया गया था। इस द्वार से सीढ़ियां ताजमहल के सेंट्रल कोर्टयार्ड तक पहुंचाती थी। ताजमहल का सबसे खास पीस इसी मुख्य कोर्टयार्ड में स्थित था। सावन भादों कहलाने वाला यह फाउंटेन स्ट्रक्चर अद्वितीय था। नक्काशी से भरपूर, बहुत ही सुडौल और सुगठित बलुआ पत्थर के खंभों पर टिका गलियारा एक सुंदर फव्वारे के इर्द गिर्द चौकोर बनाता था। यह गलियारे की खास बात यह थी, इसमें नीचे और ऊपर से पानी गिरता था, जिससे सावन का एहसास होता था। छत पर तांबे के बॉल्स एक दूसरे से टकराकर बादल गरजने की तरह ध्वनि के साथ भादों का एहसास कराते थे, जिससे यह सावन भादों सहन कहलाता था। मोतिया तालाब की तरफ तलगर था, जिससे ठंडी हवा पूरे महल को ठंडा रखती थी। तहखाने के ऊपर दालान की दीवारों पर बारीक शीशे का काम था, जिसके हर कांच के पीछे से हाथ से बनाए चित्र थे। महल के इस भाग को शीश महल कहते थे। शीश महल से मोतिया तालाब का नजारा बहुत सुंदर दिखता था और नावों, आतिशबाजियों के कार्यक्रमों में यहाँ बैठकर उसका लुत्फ लिया जाता था। यहाँ से तालाब के पार ताजुल मसाजिद की भी पूरे दर्शन होते थे। हालांकि ताजुल मसाजिद की मीनारें पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इस विशाल मस्जिद का नजारा श्रद्धालुओं के लिए बहुत मायने रखता था। किसी समय यह मस्जिद एशिया की बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती थी, परंतु पूरी न होने के कारण इसकी अहमियत कुछ कम हो गई थी। भोपाल के नए विस्तार में कई नए इरिगेशन रिजर्वॉयर्स बनाकर सरकार ने इसके मूल रूप में और वृद्धि की है और शहर की सुंदरता बढ़ाई है। इसके अलावा कई और भी तालाब यहाँ हैं, पर समय के अभाव के कारण उनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। आप सबका भोपाल के तालाबों पर चर्चा में शामिल होने का हमारी तरफ से धन्यवाद। हमारे अगले एपिसोड भोपाल के बागों और बगियों में आप सबका इंतजार रहेगा। आना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।